हेलो प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 सामान्य हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर कराने वाला हूं। जितने भी बच्चे 24 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें आपके समय विधि रहेगी 3 घंटे 15 मिनट, आपका पूर्णांक रहेगा 100 का। और नोट करने की बात यह है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। और जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा 2 खंड में रहेगा, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खंड का की बात करेंगे, जिसमें आपके सबसे पहले 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें बताया गया कि वासुदेव शरण अग्रवाल किसके लेखक नहीं है, यानी कि कौन सी रचना है जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी नहीं हैं। तो बच्चों, पहला दिया है कल्पलता या फिर कुटज या फिर पृथ्वीपुत्र या फिर माताभूमि। तो बच्चों, आपको बताना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं वो किसके लेखक नहीं हैं। तो बच्चों, इसमें आपका दूसरा राइट आंसर होगा, कुटज के लेखक नहीं है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बच्चों हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित रचना है। और आपको इसमें बताना है कि किस विधा की रचना है। फर्स्ट दिया है आत्मकथा विधा की या फिर जीवनी की या फिर संस्मरण की या फिर रिपोर्टाज की। तो बच्चों, आपको बताना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो बच्चों, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बच्चों आत्मकथा विधा की रचना है। इसमें आपका पहला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि चित्रलेखा उपन्यास के लेखक, यानी कि जो चित्रलेखा उपन्यास है उसके लेखक कौन है। फर्स्ट दिया है भगवती चरण वर्मा या फिर वृंदावन लाल वर्मा या फिर अमृत राय या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो बच्चों, आपको बताना है कि चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है। तो बच्चों, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। इसमें आपका पहला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक, यानी कि जो ब्राह्मण पत्र है उसके संपादक कौन है। फर्स्ट दिया है भरतेंद्र हरिचंद जी या फिर वृंदावन लाल वर्मा जी या फिर अमृत राय जी या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी। तो बच्चों, आपको बताना है कि जो ब्राह्मण पत्र है उसके लेखक कौन है। तो बच्चों, ब्राह्मण पत्र के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। इसमें आपका चौथा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, यानी कि जो शेखर एक जीवनी वो रचना है वो किस विधा की रचना है। फर्स्ट दिया है कहानी विधा की या फिर जीवनी विधा की या फिर संस्मरण विधा की या फिर उपन्यास विधा की। तो बच्चों, आपको बताना है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो बच्चों, शेखर एक जीवनी वो उपन्यास विधा की रचना है। इसमें आपका चौथा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट दिया है, इसमें बताया गया कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, यानी कि कौन सी रचना है इसमें से जो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। फर्स्ट दिया है परशुराम की प्रतीक्षा या फिर लहर या फिर युगवाणी या फिर अनग। तो बच्चों, आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो बच्चों, परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना है वो दिनकर जी की है। परशुराम की प्रतीक्षा ये बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। नेक्स्ट दिया है आपका कि छायावाद की विशेषता क्या है, यानी कि छायावाद जो युग है उसकी विशेषता क्या है। तो बच्चों, छायावाद युग की जो मुख्य विशेषता है वो सौंदर्य एवं प्रेम है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर रहेगा। सौंदर्य एवं प्रेम जो है वो छायावाद युग की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, इसमें बताया गया कि नई कविता युग की रचना, यानी कि जो नई कविता युग है उसकी रचना आपको बतानी है। फर्स्ट दिया यामा है या फिर प्रलय सज्जन या फिर परशुराम की प्रतीक्षा या फिर खुशबू के शिलालेख। तो बच्चों, आपको बताना है कि नई कविता युग की रचना, यानी कि कौन सी रचना है जो नई कविता युग की रचना है। तो बच्चों, इसमें आपका चौथा राइट आंसर रहेगा। खुशबू के शिलालेख जो रचना है वो नई कविता युग की रचना है। इसमें आपका चौथा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि निम्न में से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनमें से कौन सी समय सीमा है जिसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट दिया है 1868 से 1900 ईस्वी तक या फिर 1900 से 1938 ईस्वी तक या फिर 1900 से 1922 ईस्वी तक या फिर 1938 से 1943 ईस्वी तक। तो बच्चों, आपको बताना है इसमें से कौन सी समय सीमा है जिसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, इसमें जो आपकी समय सीमा है 1900 से 1922 ईस्वी तक, इसे हम मानते हैं द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, ये मिनिमम यानी कि अप्रॉक्सीमेटली में है, लगभग में। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया कि पंत को उनकी किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था या फिर उन्हें किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबोधित किया गया। तो बच्चों, फर्स्ट दिया है चिदम्बरा से या फिर उर्वशी से या फिर यामा या फिर युगांत। तो बच्चों, आपको बताना है कि पंत जी को उनकी किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो बच्चों, पंत जी को चिदम्बरा कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसमें आपका
पहला राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे शुरू में। अब बात आती है तीसरे नंबर पर, जहाँ पर आपको गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जो कि आपके 10 अंक के बच्चों पूछे जाते हैं। यानी कि जो गद्य खंड का पैराग्राफ रहेगा उसी से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा और इसी पैराग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि ये जो आपका गद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखकों ने आपको संदर्भ लिखना है। फिर आपको रेखाचित अंश की व्याख्या करनी है, यानी कि जहाँ तक कि बच्चों अंडरलाइन है, यानी कि जन का प्रवाह अनंत होता है यहाँ तक, यानी कि जीवन भी अमर है, यहाँ तक कि अपने शब्दों में आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट आपका तीसरा बताया गया है कि तदामतिया शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि जो तदामतिया शब्द है इसका बच्चों आपको अर्थ बताना है। नेक्स्ट दिया है जन, यानी कि जन का सततवाही जीवन कैसा है, यानी कि लोगों का जो सततवाही जीवन है वो कैसा है। तो बच्चों यहाँ पर शुरू यानी कि यहाँ पर साफ साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आप इसे देखकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है कि राष्ट्र के निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, यानी कि राष्ट्र के निवासी लोग किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। तो बच्चों आपको यहाँ ढूंढना है और अच्छी तरीके से लिख देना है, किसके समान आगे बढ़ने के लिए अमर हैं, यानी कि नई उठती लहरों के समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। तो बच्चों बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है, अथवा में भी दिया होगा, आपको एक नहीं आ रहा तो दूसरा कर सकते हैं। इसमें भी आपका सेम पैटर्न रहेगा और आपका पैराग्राफ दिया होगा, आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले तो बच्चों आपको इसका गद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर रेखाचित अंश की व्याख्या, यानी कि जहाँ तक अंडरलाइन है वहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है। और 3 बच्चों क्वेश्चन दिए होंगे इसी पैराग्राफ से रिलेटेड, उनका आपको पैराग्राफ को पढ़कर अच्छी तरीके से उनका उत्तर देना होगा। अब बात आती है 4 नंबर पर, जहाँ पर आपको पद्य खंड से आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, यानी कि जो पद्यांश होता है उस पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ये भी बच्चों आपका 10 अंक का पूछा जाता है, ठीक है। इसमें भी आपको सेम पैटर्न रहेगा, आपका जो पद्य खंड से पैराग्राफ रहेगा या फिर जो भी आपकी श्लोक या फिर दोहा छंद जो भी रहेगा उसी से पढ़कर आपको उत्तर देना है। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश यानी कि पद्यांश का संदर्भ लिखना है, जो आपका पद्य खंड से पैराग्राफ या फिर कुछ भी लिया गया है तो उसको आप लिखना है, यानी कि इसका संदर्भ लिखना है कि किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, और खंड मतलब पद्य खंड से लिया गया फिर गद्य खंड से लिया गया, आपको अच्छी तरीके से संदर्भ लिखना है। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट में बता दें, मैं आपको संदर्भ बिल्कुल आसान तरीके में बता दूंगा, ठीक है। अब बात आती है दूसरे नंबर पर उपयुक्त पद्यांश के रेखाचित अंश के व्याख्या, यानी कि जहाँ तक अंडरलाइन दिखे वहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है। फिर आपको 3 क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश भेजती हैं। नेक्स्ट दिया है कि राधा पवन से पृथ्वी यानी पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती हैं। नेक्स्ट दिया है पीले पत्ते को श्री कृष्ण के समान लाने से राधा का क्या मतलब अभिप्राय है। तो आपको बताना है पढ़कर अच्छी तरीके से। अथवा में भी दिया होता, अगर आपको एक नहीं आ रहा तो दूसरा कर सकते हैं, ठीक है। इसका आप अगर नहीं आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से आप टिक लगा लीजिएगा, अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना है। इसमें भी आपका सेम पैटर्न रहेगा, 5 क्वेश्चन इसमें भी दिए होंगे, ठीक है। अब बात आती है 5 नंबर पर, जहाँ पर आपके बच्चों सबसे पहले आपको किसी लेखक का जीवन परिचय देते उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है, यानी कि लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए। तो यानी कि आपके 3 लेखक रहेंगे, किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिख देना है और आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। पहला दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, या फिर अब्दुल कलाम जी का, या फिर डॉक्टर यानी कि बासवचरण अग्रवाल जी का। तो आप किसी 3 लेखक दिए हैं, किसी में से एक का जीवन परिचय लिख दें, जिसकी शब्द सीमा रहेगी मिनिमम 60 यानी कि 60 रखने हैं, ज़्यादा नहीं, 80 या बहुत दे दिए। तो बच्चों आपको मेन जो पॉइंट होते हैं, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उनकी रचना, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुआ, उन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा या फिर कौन सी रचना लिखी, ये बच्चों आपको ब्लैक पेन से लिखने हैं और वहाँ पर आपको अंडरलाइन कर देनी है। नेक्स्ट दिया है खान नंबर पर, जहाँ पर आपको किसी कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। यानी कि आपके कितने कवि रहेंगे, वो रहेंगे 3 कवि रहेंगे, किसी एक कवि का जीवन परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। तो फर्स्ट दिया है मैथिली शरण गुप्त जी का, या फिर सुमित्रानंद पंत जी का, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का। किसी भी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिख देना है, ठीक है। अब बात आती है 6 नंबर पर, जहाँ पर बच्चों आपको किसी कहानी यानी कि कोई भी आपको कहानी लिख देनी है, बहादुर या फिर पंचलाल कहानी। अथवा में दी होती है किसी एक को लिखना है, और अथवा में भी तीसरी दी है कि ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखना है। तो बच्चों आपको बताने, क्योंकि समय कम है, आपको पंचलाल और बहादुर कहानी ही याद कर लेनी है, क्योंकि ये 100% हर बार रिपीट होती हैं, इसमें कोई राय नहीं है। 5 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे।
अब बात आती है 7 नंबर पर, जहाँ पर आपको स्वपठित काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है जो आपने पढ़ा है, यानी कि स्वपठित यानी कि जो स्वयं आपने पढ़ा है उसी को खंड को पढ़कर आपको उत्तर देना है प्रश्न को पढ़कर। तो बच्चों जो आपके ज़िले में आता है, जो आपने पढ़ा है, जो आपके स्कूल में बताया गया, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपको लिख देना है। 5 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। अब बात आती है 8 नंबर पर, जहाँ पर आपका दूसरा खंड चालू हो जाता है। 8 नंबर बच्चों आपको संस्कृत की व्याख्या करनी होती है हिंदी में, यानी कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। इसमें भी आपका अथवा में दिया होता है, एक पैराग्राफ ये रहेगा और अथवा में भी दूसरा रहेगा। इसका बच्चों दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे तरीके से आप इन्हें तैयार कर लें। तो बच्चों आपको इसी प्रकार से आपको व्याख्या देखने को मिलेंगी। और व्याख्या बच्चों आपकी 34 नंबर की आती है, 10-10 नंबर की आपकी शुरू में, यानी कि 20 नंबर वहाँ से मिलेंगे और 7-7 नंबर वहाँ से, तो 14 नंबर की ये हो जाएंगी। अब बात आती है खा नंबर पर, जहाँ पर आपको पद्यांश में यानी कि किसी भी संदर्भ को हिंदी में अनुवाद करना है। एक व्याख्या होगी अथवा में दी होगी, किसी भी एक को आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो बच्चों ये जो व्याख्या आती हैं बहुत ईजी आती हैं, आपको थोड़ा समझने की बात है। फिर बात आती है 9 नंबर पर, जहाँ पर आपको निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। यानी कि जो आपके 4 मुहावरे दिए हैं, किसी एक मुहावरे का अपने वाक्य यानी कि वाक्य जो आपका मुहावरा दिया है उससे वाक्य में प्रयोग करना है। यानी कि नाक रगड़ना गंगा गए गंगादास, यानी कि गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। तो आपको मुहावरे पढ़कर लिख देना है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी कि गुलर का फूल होना, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, आप लिख सकते हैं, बाकी को बाकी में प्रयोग करना है। ठीक है। फिर बात आती है 10 नंबर पर, ये आपका नया अपडेट है, क्योंकि गद्यांश पर आपको ऐसा पैराग्राफ मिलेगा जो कभी आपने देखा ना होगा, आपने कभी पढ़ा होगा, इसी को पढ़कर आपको उत्तर देना है। 5 नंबर बच्चों आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, अपठित काव्यखंड के आधार पर जो आपने कभी पढ़ा ना हो। नेक्स्ट रहेगा 11 नंबर पर, जहाँ पर आपको शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। यानी कि जो आपके शब्द युग्म है उनका सही अर्थ चयन करके लिखना है। सुत और सूत, तो बच्चों सुत जो होता है वो वस्त्र होता है, यानी कि जो सुत होता है वो पुत्र होता है, सूत जो होता है वो आपका सारथी होता है। तो बच्चों इसमें आपका पहला राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सुत और सूत। नेक्स्ट आपका दिया है अम्बुद और अम्बुज। तो बच्चों अम्बुज माने क्या होता है, वो बच्चों क्या होता है, अम्बुज मतलब पंकज जलज सरोज अम्बुज, जो काहे का पर्यायवाची होता है, ये बच्चों आपका कमल का होता है। अम्बुद जो होता है वो आपका बादल का यानी कि समुद्र का पर्यायवाची होता है। तो बच्चों इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो दूसरा हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट आपका दिया रहेगा खा नंबर पर, इसमें बताया गया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने, यानी कि किसी एक शब्द के 2 पर्यायवाची लिखने हैं। नांग का लिख सकते हैं, भारती का लिख सकते हैं, गौ का लिख सकते हैं, शून्य का लिख सकते हैं। किसी भी एक शब्द के 2 अर्थ लिख देने हैं, यानी कि पर्यायवाची लिख देने हैं। नेक्स्ट रहेगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना है, यानी कि जो आपका वाक्य दिया गया है, इस जो दिया है जो आंखों के सामने ना हो उसे हम क्या कहेंगे, यानी कि जो शब्द दिए हैं 4, किसी एक को चयन करके आपको लिखना है। तो बच्चों जो आंखों के सामने ना हो उसे कहेंगे अप्रत्यक्ष। क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बच्चों बताया गया है, इसमें आपका बताया गया है अप्रत्यक्ष, यानी कि जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, यानी कि जो जीने की इच्छा रखता है उससे क्या कहेंगे। तो बच्चों जीने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हम जिज्ञासा कहते हैं। ठीक है, जीने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को जिज्ञासा कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, इसमें बताया गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यानी कि जो आपके 4 वाक्य दिए हैं इनमें बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक होती है, आपको सही से पढ़ना है और आपको लिख देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिलेंगे और 2 वाक्य आपको शुद्ध करके लिखना है। नेक्स्ट दिया होता है 12 नंबर पर, ये बच्चों आपके ठोस नंबर होते हैं। हास अथवा संगारस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखनी होती है। अब बात आती है खा नंबर पर, रूपक एवं भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित आपको लिखना होता है। 2-2 4 नंबर ये हो गए और 6 नंबर यानी कि चौपाई अथवा कुंडलियाँ छंद मात्रा सहित लक्षण व उदाहरण आपको लिखना है। अब बात आती है 13 नंबर पर, जहाँ पर आपको पत्र लिखना होता है। बैंक में व्यवसाय हेतु ऋण की मांग करते हुए बैंक प्रबंधक को आवेदन या फिर प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। यानी कि बैंक में व्यवसाय हेतु ऋण, यानी कि किसी भी व्यवसाय को हम व्यवसाय हेतु यानी कि कोई भी हम कार्य करना चाहते हैं उसकी ऋण की मांग करने के लिए एक बैंक प्रबंधक को आवेदन या फिर प्रार्थना पत्र लिखना होता है। अथवा में भी दिया होता है मोहल्ले में फैली मतलब गंदगी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आवेदन या फिर प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पहला, यानी कि अथवा वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला भी है मैं नहीं कह सकता क्योंकि आपको दोनों याद कर लेने हैं।
अब बात आती है 14 नंबर पर, जहाँ पर आपको किसी भी एक यानी कि किसी भी एक टॉपिक पर आपको अपनी भाषा शैली में निबंध लिख देना है, जो कि आपका 9 नंबर से पूछा जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण मोस्ट इंपॉर्टेंट, आतंकवाद समस्या समाधान मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे प्रिय कवि मोस्ट इंपॉर्टेंट, विज्ञान की देन, ये भी आपको लिखना है कि विज्ञान की क्या क्या देन है। तो बच्चों ऐसा ही बिल्कुल आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।